जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग अपना बात करेंगे एक लाइट चैप्टर, जो कि आप लोगों को जैसा पता है कि हम लोग शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने साइंस का 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज अपना चौथा चैप्टर है जो कि लाइट है, ठीक है ना। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको सीटेड पेपर 2 में एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए पूरी क्लास तैयार करी है, आप ये देख सकते हैं पूरा बहुत अच्छे तरीके से। और लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में आप लोगों को। और उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और एनसीईआरटी के, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लाइट क्या होता है, ठीक है। अगर देखें हम लोग लाइट या प्रकाश की बात करें, इसके बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो ये कुछ नहीं होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है ना। ऊर्जा का एक रूप होता है और कुछ नहीं होता है। क्या होती है लाइट? ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कैसे देखते हैं हम किसी वस्तु को? लाइट क्या होती है? इनविजिबल चीज़ होती है। वो जिस वस्तु पे पड़ती है वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे पड़ती हैं, तब जाकर के वो वस्तु हमें दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक से डेफिनेशन से ये आप लोग याद रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की, ठीक है ना, तो लाइट की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये डेटा आपको याद रखना है। कितना होता है मेरे साथ एक बार बोलिए कि जो प्रकाश की गति होती है, प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश लाइट की स्पीड होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना। और एक चीज़ यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, ये तुलना से किया जाए, अगर इसकी तुलना स्पीड ऑफ लाइट की तुलना की जाए स्पीड ऑफ साउंड से, तो क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है, मतलब ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू साउंड की। ये अगर हमें इसको पता करना पड़े, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इज़ ग्रेटर देन होता है स्पीड ऑफ साउंड, ये याद रखना, ये हमेशा ये ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे पूछ लेगा कि आकाशीय बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़कने की जो आवाज़ होती है वो बाद में सुनाई देती है, उससे पहले हमें धरती पे क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। तो वो इसी वजह से होती है कि लाइट की स्पीड जो होती है साउंड से तेज़ होती है, इसलिए लाइट हमारे तक पहले आ जाती है और साउंड बाद में आती है, ठीक है ना। यहाँ तक चीज़ें समझ गए। अब हम लोग थोड़ी सी ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि देखो जो लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। जैसे ये पेन है, अब ये देखो लाइट, फ्लैश लाइट इस पे पड़ रही है, तो ये चमक हमारी आंखों पे आ रहा है टकरा करके, तो हमें ये पेन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अब ये वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। सबसे पहला आपसे पूछा जाता है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, या हिंदी में बोले तो चमकदार या फिर दीप्त बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस, चमकदार या फिर दीप्त, इनको बोला जाता है। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो बात याद रखो, दुनिया के ऐसे सारी वस्तुएं जो खुद की प्रकाश लाइट को इनिशिएट करती हैं, जनरेट करती हैं, उत्सर्जित करती हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिनका अपना खुद का प्रकाश हो, खुद की लाइट हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस या फिर दीप्त बोलेंगे। इसी को चमकदार भी बोलते हैं, चमकदार वस्तु, चमकदार वस्तु, ठीक है ना। ये भी बात याद रखोगे, ठीक है। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, ये आप लोग शॉर्ट नोट बनाते चलिएगा, ठीक है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित कर सकती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए। ल्यूमिनस या फिर दीप्त वस्तु बोलते हैं। ये डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। इसका एग्जाम्पल दे करके पूछता है, तो इसके एग्जाम्पल क्या होता है? देखिए सूरज जो होता है, सन दादा, इनकी खुद की एनर्जी होती है, खुद की लाइट ये प्रोड्यूस करते हैं। बल्ब हो गया, ये खुद की लाइट देता है। टार्च हो गया, ये खुद की लाइट देता है। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं, जलती हुई मोमबत्ती, ये बताइए दीप्त वस्तु होगी या अदीप्त होगी, मतलब ल्यूमिनस होगी कि नॉन ल्यूमिनस होगी? तो आप कहोगे कि सर जब मोमबत्ती जल रही है तो उसकी खुद की वो लाइट प्रोड्यूस कर रही है, तो वो भी आपकी क्या हो जाती है? ल्यूमिनस हो जाती है। तो जलती हुई मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती,
ये सारी बातें आपको याद रखना, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा जाता है। दूसरा आता है आपके सामने अदीप्त वस्तु, जिसको कि बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? अदीप्त या फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये कौन सी वस्तुएं होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो खुद का प्रकाश नहीं जिनके पास होता है, वो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशवानित होती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या फिर अदीप्त या फिर अचमकदार। ठीक है ना, जो भी आपको वर्ड अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन भी मैंने शॉर्ट एकदम लिख रखा है। ये अपनी खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती। ठीक है ना, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो खुद का प्रकाश नहीं। अब एक देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चंद्रमा यानी कि मून जो है वो ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है। तो आप कहोगे कि सर वहाँ से लाइट तो आती है लेकिन वो नॉन ल्यूमिनस होती है। ये बात आपको याद रखना है। ये क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, वो सनलाइट से एग्जॉर्ब करके रखती है, वहाँ से प्रकाशित होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे। ये नॉन ल्यूमिनस की कैटेगरी में आता है। और आपका अर्थ हो गया, धरती हो गई, प्लांट हो गए, पौधे हो गए, हम लोग हो गए, हाथ पैर हो गए, ये सारे हमारे क्या होंगे? अदीप्त होंगे, नॉन ल्यूमिनस होंगी। ठीक है, तो समझ आ गया। ल्यूमिनस क्या? जिनका खुद की लाइट हो। नॉन ल्यूमिनस क्या? जिनकी लाइट खुद की ना हो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ल्यूमिनस का इन्वर्टर आता है, सचिन तेंदुलकर उसका प्रचार करता है, वहाँ पे देखा इसी से लिया गया है वर्ड। ठीक है ना। अच्छा, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस आप समझ गए। अब उसके बाद इसके 3 रूप और होते हैं वस्तुओं के। वो 3 रूप कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। पहला आपका आता है ट्रांसपेरेंट, जिसको कि पारदर्शी बोलते हैं। दूसरा आता है ओपेक वस्तु, ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसको कि अपारदर्शी बोलते हैं। तीसरा आता है आपका ट्रांसल्यूसेंट, जिसको कि पराभासी बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखो क्या कहते हैं। ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? जो अपने अंदर से लाइट को पास होने दें। ठीक है ना, ये अलाउ करती हैं लाइट को, अलाउ कर दे लाइट को। ठीक है ना, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी वस्तुएं। जैसे मान लो वाटर है, वहां से टार्च अगर जलाओगे गिलास में पानी भर के तो आपको लगेगा कि उस पार चला जा रहा है। तो ऐसी जितनी भी वस्तुएं आएंगी, आपसे सिंपल डेफिनेशन दे देगा कि कोई वस्तु है, वहां से लाइट प्रकाश जो है पार पार चली जाती है, तो उसे क्या बोलोगे आप? पारदर्शी या फिर ट्रांसपेरेंट बोलोगे। ठीक है ना, ये आपका हो गया। ट्रांसपेरेंट कांच पे लगे होते हैं, वो सारे इसी में आते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपके पूछेगा आपसे कि ओपेक क्या होता है, अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो लाइट प्रकाश मतलब कि प्रकाश को अपने अंदर से पार होने के लिए अलाउ ना करे, उन्हें क्या बोलेंगे? ओपेक। ठीक है ना, नॉट अलाउड लाइट। ठीक है ना, तो या लिख लो नॉट अलाउ लाइट। ठीक है ना, ये बात समझ गए होंगे कि ट्रांसपेरेंट कौन होती है? जो लाइट को अलाउ कर दे, और ओपेक होती हैं जो लाइट को अलाउ ना करे। पारदर्शी अपारदर्शी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, जिसको कि पराभासी बोलते हैं या ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये एक ऐसा होता है, वस्तु होती है जिसमें से लाइट पूरी तरह से पार भी नहीं कर पाती है और पूरी तरह से इस पार भी रुक भी नहीं पाती है, मतलब आधे में रहता है ये कुल मिलाकर के। ठीक है ना, तो उसे हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। कुछ आते हैं पेपर्स आते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं पेपर्स आते हैं। अभी इस पे एग्जांपल मैंने लिया है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पराभासी कौन से होंगे? जो लाइट रे को पूरी तरह से पार भी ना होने दे और पूरी तरह से उसको रोक भी ना सके, वो सारे क्या होंगे हमारे? बताइए, पराभासी होंगे, जिसको कि ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। तीनों आप समझ गए। पहला पारदर्शी, जो पूरी तरह से लाइट को अलाउ कर दे। दूसरा अपारदर्शी, जो बिल्कुल ही ना जाने दे लाइट को। तीसरा होता है आपका पराभासी, जो हल्का लाइट को पार होने दे और हल्का रोक ले। ठीक है ना, तीनों बात कंफर्म हो गई। चलो अब हम आ जाते हैं इस पे। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, जहाँ से आपके पेपरों में क्वेश्चन बनेंगे इसलिए इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर लाइट चैप्टर से आता है तो इस क्लास से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इसका मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। लाइट चैप्टर का आपका 2 पार्ट होगा। एक पार्ट में हम लोग जनरल चीज़ें पढ़ेंगे लाइट की, दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मिरर और इमेज फॉर्मेशन, लेंस और उसका इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, चलो अब आ जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। ठीक है ना, देखिए 2 कंडीशन होती है लाइट की, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रेफ्रैक्शन।
हिंदी में बोले तो परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, देखिए परावर्तन क्या होता है, जैसे ये है, अगर ये कोई प्लेन है जो पॉलिश्ड है एक तरह से, तो इस पे अगर लाइट रे गिर रही और टकराने के बाद वापस चली जा रही है तो इस घटना को बोलते हैं परावर्तन। क्यों? क्योंकि देखिए जहाँ से आई उसी दिशा में, उसी माध्यम में परावर्तित हो गई, तो इसको बोलते हैं परावर्तन। ठीक है ना। एक कंडीशन होती है आपकी अपवर्तन। मान लो ये दूसरा मीडियम है, यहाँ से लाइट आई, मान लो ये टंकी, इसमें पानी भरा हुआ है, लाइट रे यहाँ से टकरा के वापस नहीं गई बल्कि क्या हुई, अंदर की तरफ घुस गई, इस माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई, तो ये कंडीशन जो बोलती है इसे बोलते हैं अपवर्तन। ये अपवर्तित हो गई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा कंसिडर करेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे परावर्तन। ठीक है, अब परावर्तन कैसे होता है, क्या होता है, इस इमेज के फॉर्म में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए ये सिंपल सा कहता है, ये देखिए यहाँ तो प्लेन मिरर लिखा हुआ है, लेकिन कोई सा भी प्लेन सरफेस अगर है, चमकदार सरफेस है, अगर वहाँ से उस पर कोई लाइट रे पड़ रही है और टकरा करके वापस निकल जा रही है तो इस घटना को बोलते हैं परावर्तन। और इसके कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? पहला नियम ये होता है, कहता है कि देखिए दो बातें याद रखो, ये जो किरण आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे या फिर आपतित किरण। क्या बोलोगे? आपतित, हिंदी में किरण। ठीक है ना। और जो आने वाली, आ से आने वाली आपतित, और परावर्तित मतलब जाने वाली, परावर्तित या रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है ना, परावर्तित किरण, ये बात याद रखोगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अच्छा देखिए ये क्या होता है, जैसे ये प्लेन है, इसके लंबवत, लंबवत का मतलब 90 डिग्री की कोण पे एक सीधी रेखा जो खड़ी है, इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। ठीक है ना, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। ये बात याद रखोगे। ये हो गया। तो नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है, और एक चीज और बता देता हूं इसी वक्त, ये देखिए जो नॉर्मल है और आपतित किरण है, इनके बीच का जो कोण होता है इसे आपतन कोण बोलते हैं या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? आपतन कोण। यहाँ लिखने की जगह नहीं, आप लोग सुन लीजिए, लिख लीजिए, आपतन कोण बोलते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मिरर से इसको बता देते हैं आपतन कोण, ये नहीं होता है। आपतित किरण और नॉर्मल के बीच का कोण होता है आपतन कोण, और परावर्तन कोण ये होता है जो नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच का हो, इसे परावर्तन कोण बोलते हैं या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखोगे। तो इसका जो नियम होता है, पहला नियम क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब कोण आई, जितने एंगल से कोई किरण आएगी परावर्तन होने के बाद उतने ही एंगल से निकल जाएगी, बराबर हो जाता है एंगल ऑफ आर। ठीक है ना, आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ठीक है, ये बात याद रखोगे, ये पहला नियम हो गया। इसका न्यूमेरिकल भी आता है, मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, तो ये कंफर्म होना चाहिए आपको। ठीक है ना, ये हो गया। दूसरी, इसका नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाए करते हैं, ये दूसरा नियम हो गया। फिर से बोलता हूँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल मतलब कि अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं? एक ही समतल पे, एक ही प्लेन पे होते हैं। इस बात को क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नियम परावर्तन का। ठीक है, तो आपको दो नियम ये याद रखना है। साइन आई बाई साइन आर है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल आएगा, मैं उसमें सिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया? आई थिंक अब आप लोगों को परावर्तन समझ में आ गया होगा और उसका नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है, शैडो कैसे बनती है, परछाई कैसे बनती है। ठीक है ना, तो देखो परछाई बनने की कंडीशन क्या होती है, हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, लाइट सोर्स। ठीक है ना, लाइट सोर्स का मतलब है कि जहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, जैसे मैं इस फिगर के माध्यम से आपको सिखाता हूँ। ये रहा आपका लाइट, यहाँ पे एक टॉर्च है, यहाँ से देखिए लाइट निकल रही है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई आपकी? लाइट का सोर्स होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कौन सा? ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब अपारदर्शी ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें से लाइट पार ना कर सके। कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए? ओपेक या फिर अपारदर्शी ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिससे लाइट रे पास ना कर सके। तब उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रीन होती है जिसपे स्क्रीन पे जाकर के उसकी इमेज बन जाती है। ठीक है, वैसे भी आप देखो, मान लो सुबह के टाइम यहाँ पे सनलाइट है, यहाँ से सन निकल रहा है। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे खड़े हैं,
ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप देखते हैं सनलाइट आपके ऊपर पड़ती है तो आप भी एक ओपेक वस्तु हैं, आप पारदर्शी वाले हैं, आपके अंदर से लाइट रे नहीं गुजरेगी, ठीक है ना। तो जब आप अपारदर्शी हैं तो अब आपकी छाया बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप लेटे हुए से इस तरह से देखे होंगे अपनी छाया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये जो जमीन जहाँ पे बना है ये अब आपकी स्क्रीन हो जाएगी और ये आप जो है ये ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, लाइट सोर्स सन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इमेज की कंडीशन आपकी क्लियर हो गई, कैसे इमेज बनती है, परछाई कैसे बनती है, 3 चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है और लाइट। और ये जरूरी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कैसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि पारदर्शी नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं तो लाइट क्रॉस कर जाएगी तो इमेज फॉर्म नहीं होगी। अच्छा, एक नोट पॉइंट और आपको सेव करके रखना है अपने पास कि जो इमेज का कलर होता है हमेशा डार्क कलर का होता है। डार्क कलर मतलब काले रंग की छाया, आपने देखा होगा परछाई तो हमेशा डार्क ही होती है। तो अब आपसे वो पूछेगा रेड कलर की गुड़िया है या कोई चीज़ है, उसकी इमेज कैसी बनेगी या उसकी परछाई कैसी बनेगी, तो आप कहोगे कैसा भी हो, रेड कलर हो, येलो कलर हो, उसकी परछाई हमेशा कैसी बनेगी, काली ही बनेगी, मतलब कि डार्क बनेगी, ठीक है। अच्छा, परछाई से और मतलब कि शैडो से और चीज़ें हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो परछाई से हम लोग क्या है वस्तु का शेप पता कर लेते हैं कि किस शेप का होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अगर एक ये लड़की है, मान लो लड़की है तो इसके मान लो बाल बड़े बड़े होंगे, ठीक है ना। तो इसकी परछाई में भी ये चीज़ें यहाँ पे लाइट सोर्स आएगा, ठीक है ना, ये लाइट सोर्स हो गया सन मान लो, ठीक है ना। ये लड़की है, अगर इसके बाल बड़े हैं तो ये आकर के यहाँ पे इसके बाल का जो दिखेगा उससे आप ये शेप से पहचान सकोगे कि ये परछाई जो है लड़की की है या लड़के की है, ये आपको पता चल जाता है, ठीक है। मतलब आपको शेप मिल जाता है किस शेप का है, ये किस वस्तु का परछाई है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एक पूछता है क्या क्या जरूरी होता है इमेज परछाई बनने के लिए, शैडो बनने के लिए, तो लाइट सोर्स की ज़रूरत है और एक अपारदर्शी वस्तु की और स्क्रीन की, ये तीनों जरूरी होते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक हो गया आपका। अब आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये है आपका पिन होल कैमरा, ठीक है ना। पिन होल कैमरा क्या होता है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एक इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ठीक है ना। उस बॉक्स में क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है, ठीक है, पहली बात। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो मैं बता देता हूँ। पूछता है पिन होल कैमरा लाइट के किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है, तो आप कहोगे कि लाइट के स्ट्रेट लाइन गमन पे, ठीक है ना। लाइट सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, प्रकाश के सीधी रेखा में गमन पर, ठीक है ना। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो उसी पे बेस्ड होता है, इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। पूछेगा पिन होल कैमरा किस पे बेस्ड होता है, तो आप बता देना कि ये सीधी रेखा पे गमन करता है, ठीक है। लेकिन अब इसकी प्रॉपर्टी दे जान लेते हैं। तो इसमें पहली बात कोई लेंस नहीं लगा होता है, सिंपल से इस बॉक्स में यहाँ पे एक छिद्र होता है और ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का उससे छोटी इमेज बनाता है और उल्टा बनाता है। और कहाँ बनाता है, पीछे वाले स्क्रीन पे। जैसे देखिए बॉक्स का ये लास्ट स्क्रीन है ना, तो इस पीछे वाली स्क्रीन पे बनाएगा। पूछेगा कैसा बनाएगा, उल्टा बनाएगा, वस्तु से छोटा बनाएगा, बस इतना बात याद रखना है। फिर आपसे पूछेगा प्रकाश के कौन से गुण पे आधारित होता है, तो आप बताओगे सीधी रेखा पे गतिमान है प्रकाश, उस पे आधारित होता है ये पिन होल कैमरा, ठीक है ना। बाकी इसका क्वेश्चन जब आएगा तो मैं और डिटेल में चीज़ें बता दूंगा, इतनी बात आपको याद रखना है, इतने से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। देखिए अगला टॉपिक आपको क्या कह रहा है, कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि ये किस पे बेस होता है। पहले तो नाम याद कर लो अगर आप लोग नए हैं। कैलिडोस्कोप होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे, ठीक है ना। मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है, ठीक है ना, आधारित होता है। पहली बात ये हो गया कैलिडोस्कोप। इसमें क्या होता है अब मैं बता देता हूं आप लोगों को। कैलिडोस्कोप देखिए क्या होता है ना, 3 मिरर होते हैं या 2, ऐसे लिखा होगा 2 से ज़्यादा मिरर होंगे। मिरर मतलब दर्पण होंगे जो कि 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे। यहाँ पे देखिए ये है ना, ये फिगर बना हुआ है। एक मिरर आपका इस तरह से लगा होगा, दूसरा मिरर इस तरह से लगा होगा, तीसरा मिरर इसके बेस में लगा होगा। 3 मिरर होते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से बिल्कुल
तीन मिरर लगे, एक बेस पे हो जाता है, एक यहाँ पे बीच में इस तरह से खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, और एक इस तरह से खड़े हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, कोई भी लाइट रे आती है ना तो कई जगह से टकराती है। जैसे आप सोचो अगर कई जगह इस तरह से मिरर खड़ा हो तो इधर से लाइट आएगी तो भी टकराएगी, इधर से आएगी तो भी टकराएगी, तब भी टकराएगी, ठीक है। तो ये पूछता है किस पे आधारित होती है, तो आप बता दोगे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होती है कैलिडोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्डबोर्ड बाहर की तरफ सपोर्ट में लगा होता है, यहाँ पे देखिए तीन मिरर स्प्लिट लगे हुए हैं ना, एक मिरर, दो मिरर, तीन मिरर, फिगर आप देख सकते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास डिस्क लगा होता है, यहाँ पे ग्राउंड ग्लास डिस्क लगा होता है, इसकी बाहर वालों की जरूरत नहीं होती है। मेजर क्वेश्चन जो बनता है इसी से बनता है कि ये तीन मिरर होते हैं और मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो मैं हूँ अभी और टॉपिक लेके आऊँगा। अब उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन टॉपिक आता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, देखिए क्या होता है, युद्धपोत हो जाए, पनडुब्बी हो जाए तो पानी के अंदर रह करके दुश्मन की निगरानी करने के लिए ऊपर क्या हो रहा है उसको देखने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात तो ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है ये किस पे बेस्ड होता है, पहली बात तो ये परावर्तन पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। अभी समझाता हूँ। जैसे मान लो एक यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई पेड़ खड़ा है, ठीक है ना, आप जो है कहीं पानी के अंदर यहाँ खड़े हैं तो आप अपना पेरिस्कोप निकालोगे और पेरिस्कोप कैसे होता है, एक इस तरह से बॉर्डर होता है, फिर इस तरह से होता है, फिर इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से लाइट रे निकलेगी, ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट से आपकी लाइट रे आई, उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे कोने पे एक समतल दर्पण लगाया जाता है 45 डिग्री के कोण पे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पेरिस्कोप पे जो समतल दर्पण होते हैं कितने के एंगल पे लगे होते हैं, तो आप क्या बताओगे, 45 डिग्री पे। अब लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर सीधी सीधी आई, फिर यहाँ आई, फिर इस कोने पे एक और आप क्या करोगे, प्लेन मिरर लगा दोगे फिर से 45 डिग्री पे, ठीक है ना। अब फिर यहाँ से लाइट रे टकरा करके सीधा आपकी आंख पे आ जाएगी और आप ऊपर जो इतनी ऊंचाई पे है जहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, छुपके से आप दुश्मन की निगरानी कर सकते हैं या कोई भी वस्तु देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ आ जाती है। तो क्वेश्चन यही बनता है, आपसे पूछेगा कि पेरिस्कोप का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो आप बता दोगे पनडुब्बियों और उसमें क्या होता है, दुश्मनों की निगरानी वाला, ऐसा ऑप्शन होगा तो वो सिलेक्ट कर लोगे। और पूछेगा कि लाइट के किस नियम पे होता है, तो परावर्तन के नियम पे होता है। देखो परावर्तित हो रही है ना, यहाँ से गया यहाँ परावर्तित, ये कई बार मल्टीपल परावर्तन पे हो गया। और पूछता है जो समतल दर्पण होते कितने कोण पे होते हैं, तो ये 45 डिग्री के कोण पे होते हैं, ये बात याद रखोगे। सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे भी एक बार फोटो लगा रखा है, आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं, ठीक है। समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं क्वेश्चन लूँगा और क्लियर कर दूंगा। आगे आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं तो उनसे कितने ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा, पहला दे देगा आपको कि दो समतल दर्पण है, या आपसे कहेगा कि आप जो है एक किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो समतल दर्पण आमने सामने खड़े हैं और आप बीच में खड़े होकर के ड्रेस अपना देख रहे हैं, तो आपकी कितनी इमेज बनेगी। तो इस कंडीशन में देखेंगे ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन इस तरह से होता है, यहाँ से लाइट रे टकराएगी बहुत बार, तो आपके इनफाइनाइट इमेज बनती है, अनंत, ठीक है ना, ये बात याद रखोगे। दो समतल दर्पण के बीच किसी भी वस्तु का अनंत इमेज बनती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ये याद रखना है। दूसरी बात आपसे ये पूछ लेगा कि अगर दोनों एंगल थीटा कोण पे है, ये मान लो ये मिरर M1 था, ये मिरर M2 थे, अभी तो आमने सामने थे तो अनंत इमेज बनी। मान लो एक M1 यहाँ पे है या M2 यहाँ पे है, तो इनके बीच के कोण थीटा है, तो आपसे पूछेगा कि कितने इमेज बनेंगी। तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू होता है 360/थीटा। देखिए इसका डेरिवेशन वगैरह पे मैं नहीं जाऊँगा, आप इतने तो जानकार होंगे, ये सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये गलत लिख दिया यहाँ पे। अभी ये डिपेंड करता है कि क्या आता है, आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, n इक्वल टू 360/थीटा, ठीक है ना। अगर ये सॉल्व करने के बाद विषम संख्या आती है, मतलब कि ऑड नंबर आता है, तो यही जितना सॉल्व होकर के ऑड नंबर आया है वही नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। अगर ये इवन आ जाता है 360/थीटा, आपको मान लो 12 आ गया, 14 आ गया, कोई सम संख्या आ गई, तो उसमें से एक घटा करके आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इमेज बताओगे। तो इवन नंबर के लिए होता है n इक्वल टू 360/थीटा -1, और इवन क्या आता है, इसकी वैल्यू इवन आती है सॉल्व करने के बाद। अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी रखा है कि 360 डिग्री इज इवन,
360/थीटा, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे, तो वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। देखिए पहला टॉपिक आपके सामने आ गया। देखिए पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, इसको तो आप देखते ही कर पाओगे। कह रहा है आपसे, एक सेकंड, कह रहा है किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आपको समानांतर समतल दर्पणों के बीच में खड़े हों तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। बताओ समतल दर्पण के बीच नंबर ऑफ प्रतिबिंब कितने बनते हैं। खटाखट से आंसर कर दिया होगा, अनंत, मतलब कि असीम, इनफाइनाइट बनते हैं, ठीक है ना। चलो आगे आ जाते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा क्योंकि इसका एक पार्ट और लाना पड़ेगा, क्योंकि मिरर और वो सारी चीज़ें सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए कह रहा है जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है तब परावर्तित। अच्छा देखो मैंने बताया था परावर्तन का नियम, ये नॉर्मल है, लाइट इस तरह से आई जिस एंगल पे आई उसी पे चली गई थी, ये बताया था मैंने, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेंट का। लेकिन अगर ये कंडीशन आ जाए कि ये प्लेन है, लाइट ऐसे आई, तो मैंने बताया 0 डिग्री कोण पे आई, कोई डिग्री कोण नहीं बनाई, तो वापस भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो लंबवत अगर आएगी तो बाउंस बैक, लंबवत ही मार के चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सतह के लंबवत ही चली जाएगी, ठीक है। क्या कह रहा था, जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित है तब परावर्तित होके कैसे जाएगी किरण, तो लंबवत ही चली जाएगी, कोई कोण नहीं बनाएगी, तो बिना कोण बनाए वापस भी चली जाएगी, याद रखोगे। चलो अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है, कैलिडोस्कोप का क्वेश्चन आ गया, ये PYQ है, PYQ है आपके सामने। कह रहा है कैलिडोस्कोप, इसी को हिंदी में बोलते हैं बहुपारदर्शी, बेस्ड ऑफ द प्रिंसिपल, किस रूल पे, किस सिद्धांत पे आधारित होता है। तो मैंने क्या बताया था, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे, ठीक है ना। कह रहा है द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम 2 प्लेन मिरर, 2 प्लेन मिरर नहीं था, 3 प्लेन मिरर लगाया था मैंने, याद है आपको, देखो इस तरह से अभी इमेज भी दिखाया था, तो ये तो कट गया। कह रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम 3 इंक्लाइंड प्लेन मिरर, बिल्कुल सही है, इसी पे बेस्ड होता है आपका क्या, कैलिडोस्कोप, ठीक है ना, बहुपारदर्शी। तो ये बाकी सारे आपके ऑप्शन कट जाते हैं, लंबवत लंबवत नहीं खड़े होते, इस तरह से इंक्लाइंड होते हैं 3D में, ठीक है ना। आई होप आप आंसर कर पा रहे होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो। अच्छा देखिए शैडो की बात आ गई, आपसे पूछ रहा है छाया, छाया का मतलब शैडो, परछाई के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। मैंने बताया था प्रकाश स्रोत का, प्रकाश के स्रोत का होना चाहिए, जैसे टार्च हो गया, अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बताया था, एक स्क्रीन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसका मतलब सब कुछ यहाँ पे ज़रूरत होती है शैडो के लिए, तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है ना, किसी को कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से 4-5 क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। अभी देखो मैंने बताया था ना नंबर ऑफ इमेज का क्वेश्चन, तो बताइए कह रहा है एक वस्तु को 2 समतल दर्पणों के बीच एक दूसरे को 30 डिग्री के झुकाव पर रखा गया, ठीक है ना, तो आप कितनी छवियां देखने को पा सकते हैं। देखिए मैं इंग्लिश में क्वेश्चन अभी नहीं लिया, उसके लिए सॉरी, मैं टाइपिस्ट से बात किया हूँ, आपकी दोनों पे लाया करूँगा, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया नंबर ऑफ इमेज के लिए, अगर ये अब देखो इन्होंने 30 डिग्री बना लिया, मिरर M1, ये आपका M1 हो गया, मिरर M2, ये इनके बीच का कोण कितना है, थीटा आपका 30 डिग्री दे रखा है। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि n इक्वल टू क्या होता है, 360/थीटा। ये अब डिसाइड करेगा कि इवन आएगा तो एक घटा के उत्तर दोगे, नहीं तो यही आंसर होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो n इक्वल टू आपका आ जाएगा 360 बटा में थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो 0 से 0 कट गया, 3 12 आ गया, 12 आ गया। अब ये देखो इसकी वैल्यू 12, 12 बताओ एक सम संख्या है, सम संख्या आई है। अब जब सम संख्या आ जाती है तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाता है, 360/थीटा -1, मतलब उत्तर बताते वक्त आप एक घटा के बताओगे, तो 12 में से एक घटा दो तो आपका 11 इमेज बनेंगी, वो आंसर हो जाएगा जो कि सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो इनफाइनाइट वाली कंडीशन बता ही दिया था, अब थीटा वो कुछ भी लेता रहे आप बता पाओगे अगर। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे 360/थीटा सॉल्व किया होता, 13 आंसर आ गया होता तो कितनी इमेज बनती, तब आप घटाते नहीं है, सीधा बोलते कि 13 ही इमेज बनेंगी, ठीक है ना, तो ये बात याद रखोगे। आगे आ जाते हैं हम लोग। अच्छा इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मी सही है। ये देखिए एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर भी है इसमें। अभी देखो आगे ना, अपारदर्शी कह रहा है इनमें से प्रकाश को गुजरने ना दे, बिल्कुल अपारदर्शी अपने अंदर से प्रकाश नहीं गुजरने देती है,
इसका मतलब पहला कथन सही है। पराभासी, ट्रांसल्यूसेंट मैंने बताया था ना, प्रकाश को अपने माध्यम से आंशिक रूप से थोड़ा जाने भी दे और थोड़ा रोक भी दे, ठीक है ना। तो आंशिक रूप से गुजरने दे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट या फिर पराभासी। इसका मतलब ये भी सही है। तो दोनों ही सही है। इनमें क्या कह रहा है, कौन सा युग्म सही है, तो 1 और 2 दोनों, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा, दोस्तों को भी जोड़िएगा ताकि मैं आप लोगों को ये चीज़ें लाइव पढ़ा सकूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया था, पूछ रहा है प्रकाशिक तंतु प्रकाश के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये याद कर लो, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ये चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप कहोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है सर, तो देखिए अगर दो माध्यम है, मान लो इधर वाटर है कुछ है, इधर कोई दूसरा माध्यम है, अगर लाइट रे एक माध्यम में गुजरे बिना सीधा पूरी तरह से ही परावर्तित हो जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो कंडीशन बनती है, ठीक है ना। जिस माध्यम से है उसी माध्यम में पूरी तरह से वापस चली जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश का नियम होता है लाइट का कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है ना, और इसी पे बेस्ड होता है आपका पिनहोल कैमरा। कह रहा है दूसरा, दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। आप शीशा देखते होंगे, आपका स्पष्ट ही तो बनता है, ठीक है ना। तो दोनों ही सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। और ये ध्यान रखना कि इसका एक पार्ट और आएगा, तभी जाकर के ये चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर इसके भी करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर एक साथ करूँगा। अभी तो कुछ ले लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। यहाँ कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा प्रक्रिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करती है। एक्सरे पूर्ण आंतरिक पे नहीं काम करता है, आपको देखते होंगे बॉडी से घुस करके उस पार निकल जाती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में वापस आना चाहिए, तो ये नहीं है। सिटी स्कैन एक्सरे का ही एक अपडेटेड वर्जन है, ये पूरी तरह से बॉडी का स्कैन करता है, ये भी नहीं है। एंडोस्कोपी जो होता है ये आपका TIR पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ये बात याद रखोगे। कौन करता है, एंडोस्कोपिक, ठीक है ना। इससे पूरी बॉडी के नसें, ये क्या होता है, एक पाइप नुमा होता है, शरीर के अंदर गले से या कहीं से भी डाल करके अंदर की चीज़ों को स्कैनिंग किया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है ये। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये देखो मैंने बताया था, कह रहा है पहले बिजली की चमक दिखती है, उसके बाद कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की ध्वनि सुनाई देती है। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से, इस वजह से, ठीक है। कह रहा है हमारी दृष्टि हमारी श्रवण शक्ति से बेहतर ऐसा कोई नहीं होता, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक होती है, यही बात सही है, ठीक है ना। हमारे क्या कह रहा है, ध्वनि हमेशा प्रकाश से अधिक दूरी तय करती है, ऐसा कुछ नहीं, ध्वनि बहुत कम दूरी करती है, ये कुछ ऑप्शन नहीं है, केवल ये स्पीड की वजह से होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कथन और कारण का एक क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन बनने लगे क्योंकि देखिए आप लोग देख रहे हैं टाइम के साथ सीटेट का लेवल बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैंने हर तरीके की पूरी NCERT आप लोग देखिए, मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने सारी ये जो क्लास चला रहा हूँ ये कंप्लीट कर लेता है, प्रीवियस ईयर जो सीरीज लेके आऊँगा वो कंप्लीट कर लेगा और आपकी अपनी मैराथन कंप्लीट कर लेगा, मैं बता रहा हूँ आप 60 में से जो आपके मैथ और साइंस 60 आ रहे हैं उसमें से 50 से 55 आपके नंबर कहीं नहीं गए, इससे प्लस ही आएंगे, ये मैं दावा कर सकता हूँ, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मेरी क्लास से आएगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अभिकथन क्या कह रहा है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है, अपारदर्शी की बात कर रहा है, ठीक है, तो छाया निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है। हमने बताया ना कि परछाई कब बनती है, अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए तभी बनती है, तो अभिकथन तो सही हो गया। दूसरा कारण क्या बता रहा है, ब्लैक बोर्ड अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है, बिल्कुल अपारदर्शी है, ब्लैक बोर्ड से कहाँ लाइट उस पार जाती है, उदाहरण है। लेकिन आप मुझे बताओ क्या इस बात से इस बात का कोई लेना देना है, ये कह रहा है ब्लैक बोर्ड अपारदर्शी वस्तु है का उदाहरण है, सही है, लेकिन उसकी वजह से थोड़ी ना परछाई बन रहा है, तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, पर कंडीशन दोनों सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्याख्या कहने को कह दिया इसलिए गलत हो गया, कह रहा है अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्डबोर्ड अपारदर्शी का एग्जाम्पल है, ये कहाँ बता पा रहा है उस चीज़ को कि वो छाया का निर्माण कैसे होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं।
अब देखिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है तरासा हुआ हीरा डायमंड के खाली स्थान के कारण शानदार ढंग से चमकता है, ठीक है ना। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग कैसे क्लासेस चला रहे हैं। हम लोग पहले देखिए एक चैप्टर मैथ का करते हैं, फिर एक चैप्टर साइंस का करते हैं, ठीक है। इस तरीके से अभी अल्टरनेट डेज पे चला रहे हैं। जैसे सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है फिर मैं डेली एक क्लास मैथ की अलग, एक क्लास साइंस की अलग चलाने लग जाऊँगा, ठीक है ना। तो आप लोग शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जरा बताओ तरासा हुआ हीरा पूरी तरह से क्यों चमकता है, तो इसके पीछे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम लगता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये क्या करता है, चमकता है, ठीक है ना। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखिए कह रहा है ये एनसीईआरटी क्लास 6 में है। कह रहा है बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देती है। तो इंद्रधनुष जो दिखाई देती है आप देखते होंगे जिधर सूरज होता है उसके विपरीत दिशा में, तो सूरज के विपरीत दिखाई देता है। ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंद्रधनुष के बारे में आप समझते होंगे। वैसे ये प्रिज्म का टॉपिक है, प्रिज्म भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। हमने बहुत अच्छे तरीके से पहला पार्ट कंप्लीट किया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसका एक पार्ट और मैं लेके आऊँगा जिसमें अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिरर के कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेंस के कॉन्सेप्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन एक देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होंगी और प्लीज़ दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। जैसे ही हम लोग थोड़े आ जाते हैं, ठीक ठाक अमाउंट में हो जाते हैं सब्सक्राइबर, फिर मैं आप लोगों की लाइव क्लास लूँगा। तो हैंड टू हैंड कुछ डाउट भी रहता है तो भी मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैं अपना काम कर दिया, आप अपना काम करके जाइएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब का। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा और अपनी फैमिली का। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।